बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इसराइल ये डिसाइड करना चाहता है कि हमने किसको अमेरिका में ऊपर आने देना और किसको नहीं आने देना। यानी रिमोटली बैठ के एक नुक्ते जितनी रियासत सेहूनी लॉबी इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग और हर चीज़ को खुद वहाँ से बैठ के रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट करना चाह रही है। साथ में जो पब्लिक परसेप्शन आ रही है, जैसे ही ये डिसीजन आता है, -23 में डोनाल्ड ट्रंप की परसेप्शन जो है वो इसराइल में जा चुकी है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो आज से हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, याद है, उसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस वक्त अगर चाहूँ तो मैं इलेक्शन लड़के इसराइल में नेतन्याहू को भी मैं हरा सकता हूँ, या मैं इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जी। अभी इस वक्त आ रहा है कि -23 पे उसकी परसेप्शन चली गई और अमेरिका और अमेरिकन्स में जो इजरायली हैं, जो इसराइल है, उसकी परसेप्शन वो भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन के ऊपर गई है, नीचे जा चुकी है। जिसका मतलब यह है कि इसराइल को यह समझ आ गई है कि दिस इज़ आवर लास्ट चांस। देखिए, सन 2000 में, 2000 के बाद बुश हो गया, ओबामा है, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म है, फिर बाइडन है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म है। इसने और इसराइली लॉबी ने तो अपनी तमाम की तमाम जो तवज्जो रखी हुई थी कि अमरीकी सुदूर से ये काम करवाना है, जो इवेंचुअली शुरू हुआ, लेकिन वो काम तोड़ नहीं चढ़ सका। सही। उस काम का नतीजा, और उनको पता है कि ये जो गोल्डन विंडो है ये अब क्लोज होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका में अगर पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ है तो आज के बाद आने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो जिस वोट बैंक की बुनियाद के ऊपर पॉलिसीज बनेंगी, यहाँ पर हुकूमतें कायम होंगी, तो वो हमारे फेवर में कैसे पॉलिसी बना सकेंगी। वो अमेरिका फर्स्ट करेंगी, वो इसराइल फर्स्ट तो नहीं करेंगी। अभी तो ये इसराइल फर्स्ट करते आ रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। फिर अभी देखें आप उठा के, जो अल जजीरा ने इसके हवाले से, वो इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह मौजूद है, इसके वीडियो क्लिप्स इस वक्त शेयर हो रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू इट। ट्रंप टेल्स नेतन्याहू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू लेबनान। सही बात वो बिल्कुल तमीज़ के और उसके दायरे में रह के कर रहे हैं, लेकिन G7 समिट सरबरा इजलास के मौके पर थर्ड टेरिटरी में फ्रांस में बैठकर अमेरिका का सदर इसराइल को कह रहा है कि यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ये अनहर्ड ऑफ चीज़ है। सही। ये ज़रूर है कि आप टेलीफोन कॉल पे आप एक गालियां दे दें बिहाइंड क्लोज डोर्स, पर्दों के पीछे, बंद दरवाज़ों के पीछे बैठ के आप इसराइल से इख्तलाफ कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। पब्लिकली तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़र आते थे। पहली मरतबा पब्लिकली इंटरनेशनल प्रेस के सामने थर्ड फॉरेन सॉइल के ऊपर बैठकर अमेरिका का सदर कह रहा है कि इसराइल बंदे का बच्चा बने। पहली दफ़ा टक्कर का सदर मिला। बंदे का बच्चा बने। G7 समिट में जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हैज़ रिब्यूक्ड इजराइल ओवर इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव इन लेबनान इन अनयूजुअली critical comments during his visit to a G7 summit in France. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा एक बहुत बेहतरीन ताल्लुक था, ग्रेट रिलेशनशिप था, had with Prime Minister Benjamin Netanyahu, but added that Israeli leader has to be more responsible with respect to Lebanon. उसके बाद आप इसको आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इजराइल जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हवाले से जो इक़दामात उठा रहा है और जिस तरीके से उसने वहाँ पर कत्लेआम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कहा शेख तमीम के साथ मुलाकात से पहले, ये जो साइड लाइन्स पर इस समिट पे हुई है, और बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हैं, मोहम्मद बिन जायद वाली भी है जिस पे वो कहता है कि आप अमीर हो तो बड़ी देर तक आप बात कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो इंतहाई पैसे निकलवाने हैं ना, जो स्नॉब शख्स है, जो कोई इंडियन, कोई चाइनीज, कोई नहीं ना मिला मोदी से G7 में, मुंह परे कर दिया उसने। मैं बात डिफरेंट कर रहा हूँ। वो तो मोदी के साथ तो हुआ ही है, लेकिन जब आप व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स या अदरवाइज देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी जापानीज, चाइनीज, कोरियन रिपोर्टर्स या फिर इंडियन रिपोर्टर्स वो बात कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, तो वो आगे से, वो इतना बदतमीज़ शख्स है, वो आगे से कहता है कि मुझे तो ग्रीक समझ ही नहीं आती एक्सेंट की वजह से। हालांकि वो अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, आप कंप्रिहेंसिबल होती है, आपको समझ आ रही होती है कि अगला बंदा, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रही होती है, लेकिन वो कहता है, वो लोगों से पूछने लग जाता है कि समझ आइए कुछ, ही क्या सवाल कर रही है, तो चलो अगले सवाल पे चलो, इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको फिर कहता है कि हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स वी टॉक इन इंग्लिश।
कि यहाँ अमेरिका में हम इंग्लिश में बात करते हैं, आप किस लैंग्वेज में मेरे से सवाल करें। इस किस्म का बदतमीज़ आदमी वो बड़ी देर तक सुनता है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद को सुनने के बाद कहता है कि देखा, जब आप अमीर हो तो आप बड़ी देर तक बात कर सकते इस किस्म का यार वो वीडियो देखने वाली इस किस्म, हाँ इस किस्म का लोगों ने देख ली होगी, ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी। वहाँ पर शेख तमीम से मुलाकात से पहले कहता है कि यू डोंट हैव टू नॉक डाउन एन अपार्टमेंट हाउस एवरी टाइम you are looking for somebody because there is a lot of people in those apartment houses and they are not all Hezbollah। यानी जिस पॉइंट पे हर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आंखें बंद की हुई थी कि ये जेनोसाइड नहीं है, जैसे गजा में आंखें बंद रखी, ये एथनिक क्लींजिंग नहीं है जी, कि आप कारपेट बॉम्बिंग करें, आप फॉस्फोरस बॉम्ब्स बरसाएं, आप केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करें और आप पूरी इंसानियत का, बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का, सबका आप जो है ना सबको टारगेट कर दें, मलियामेट कर दें, पूरी हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोस कर दें इस बुनियाद पे कि आपके वहाँ पर एक टेररिस्ट, तो उन सबको अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशंस लेबल करती थी एज टेररिस्ट। बट अब आज आके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह रहा है कि इसराइल बंदे का बच्चा बने, एक बंदे को, एक शख्स को टारगेट करने के लिए पूरे अपार्टमेंट हाउस को गिराना, वहाँ पर सारे जो लोग मौजूद हैं, दे आर नॉट जी, दे आर नॉट टेररिस्ट, ये ज़बान इस्तेमाल करना वाज़ेह मैसेज है, ये बहुत डिफरेंट है। फिर आगे वो कहता है आई सजेस्टेड टू इजराइल टू लेट सीरिया टेक केयर ऑफ हिजबुल्लाह बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू आई थिंक दे वुड डू अ बेटर जॉब ऑफ डूइंग इट, कि इसराइल जो कर रहा है उससे बेहतर। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो संडे को जो उसने रिएक्ट किया इजरायली स्ट्राइक्स बैरूत के ऊपर, उसमें उसने कहा कि थ्रेटन कर दिया है कि और कि डीरेल हो जाए जो नेगोशिएशंस ईरान के साथ चल रही हैं। उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखा कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड particularly on a special day when we are so close to a peace deal with Iran. So this public criticism of Israel I think is अनप्रेसिडेंटेड, इज़ ब्रेकिंग अ टैबू। एक बिल्कुल नई चीज़ हो रही है कि हाँ, आप अमरीकी सदर होते हुए अमरीकी इंतज़ामिया में अमरीका के किसी ओहदे पर बैठे हुए भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ये अचीव किया है ईरान ने इस जंग से। सही, वो जिस खौफ का जो बुत था अमरीकियों के जहनों में, उसको भी ईरान ने तोड़ा है। सही, अपने मिसाइलों के जरिए गन पॉइंट पे ये सब कुछ करवाया। अब आ जाए जो अल अरेबिया ने ड्राफ्ट छापा है, वो ड्राफ्ट जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ढूंढता फिर रहा है, वो ड्राफ्ट मिल गया। सही। और अल जजीरा ने, मैं अब क्विकली गो थ्रू करूंगा क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी पॉइंट्स वो हैं जो हम पहले बहुत सी वीडियोस में हम डिस्कस, लेकिन जब आप इसको इन टोटलिटी पढ़ते हैं और अगर ये मुगल साहब माहिदा यही है और ये फ्राइडे को होने जा रहा है, तो आप यूं समझें कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की नाक ज़मीन पर रगड़ी जा चुकी है। ईरान ने वो करिश्मा, वो मौजज़ा कर दिखाया है जिसको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी मिलिट्री पावर जिसके पास अपने लिए एक अच्छा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद ना हो, जिसके पास एक पोटेंट फ़िज़ाइया मौजूद ना हो, उसने अपने एसिमेट्रिक टूल्स से, उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, शाहिद ड्रोन्स, आबनाए हुर्मुज़, आबनाए बाबुल मंदब का थ्रेट और अपने इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे मॉडर्न, सबसे ज़्यादा डिफेंस एक अच्छे इक्विपमेंट रखने वाली फ़ौज को इस मकाम पर लेकर आया कि वहाँ पर ये डील अब हमारे सामने उसके नुकात आ रहे हैं। अल अरेबिया इंग्लिश ने वो कहते हैं कि ऑब्टेन कर लिया है यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो डॉक्यूमेंट है उसके की पॉइंट्स क्या हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर अपने अपने एलाइज़ के साथ मौजूदा जंग के ख़ात्मे का ऐलान करते हैं। एक इमीडिएट, फौरी और परमानेंट एंड है जंग का तमाम फ्रंट्स पर, जिसमें लबनान शामिल है। और अब से ऑनवर्ड दोनों तरफ से एक दूसरे पर कोई हॉस्टाइल अटैक नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान और अमेरिका, सेकंड पॉइंट, अंडरटेक करते हैं, ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की खुद मुख्तारी का, इलाकाई खुद मुख्तारी का
एहतराम करेंगे और एक दूसरे के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि ईरान और अमेरिका अंडरटेक करते हैं कि अगले 60 दिनों में, मैक्सिमम जो पीरियड है 60 दिन का, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड किया जा सकता है तरफैन के राजीनामे के बाद, वरना 60 दिन के अंदर अंदर एक फ़ाइनल एग्रीमेंट तक दोनों ममालिक पहुँचेंगे। इमीडिएटली जैसे ही ये साइनिंग MOU की हो जाती है, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म कर देगा, ईरान के ख़िलाफ़ जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, नाकाबंदी है, उसका ख़ात्मा कर देगा, और जो ट्रैफ़िक है आबनाए हुर्मुज़ में वो 30 दिन के अंदर अंदर रिस्टोर होगी उस मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो प्री वॉर ट्रैफ़िक वॉल्यूम था। आगे ये कहती है तहरीर जो है, जो इसके नुकात हैं, वो ये कहता है कि जो अमेरिका है अंडरटेक करता है कि वो अपने रीजनल इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगा दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से, कि जिसमें ईरान में होने वाली तबाही और ईरान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 300 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग इंश्योर की जाएगी। अब इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं कि ये कितना बड़ा रैंसम है, कितना बड़ा तावान है, और गन पॉइंट पे कैसे दुनिया के सबसे बड़े डकैत को जो है वो लूट लिया। अमेरिका से बड़ा डकैत तो कोई नहीं है ना, उसने अरबों को ही लूटा है ना, उसने कौन सा जेब से लूटा है, और अभी जाके वेनेजुएला के जो तेल के ज़खायर हैं उसके ऊपर डकैती मारी है। वो कभी कहता है कि मैं अभी ग्रीनलैंड का बदला शायद वो क्यूबा से लिया। तो 300 अरब डॉलर का जो फाइनेंस प्लान जो है, फाइनेंसिंग का प्लान ईरान के लिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो इस प्लान का फाइनल एग्रीमेंट में बनेगा, जो 60 दिन के अंदर अंदर तय किया जाएगा। अमेरिका जो है वो कमिट करता है कि वो commits to ending on a schedule to be agreed upon as part of the final agreement। जितनी भी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर उनको ख़त्म करने का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जो IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जितनी उसकी एक तरफ़ा, दो तरफ़ा मल्टीलेटरल सैंक्शंस हैं, उनके ख़ात्मे का ऐलान होगा। ईरान रीइटरेट करेगा। रीइटरेट का क्या मतलब होता है? दोबारा से दोहराएगा कि मैंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। सही, यानी ईरान के जिम्मे क्या आ रहा है, जो हमेशा से कह रहे हैं कि ईरान रीइटरेट्स दैट इट विल नेवर प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ये ईरान दे रहा है। ईरान और अमेरिका एग्री करते हैं कि जो एनरिच्ड मटेरियल है उसके हवाले से पॉलिसी वो भी फाइनल एग्रीमेंट में बनाई जाएगी। ईरान और अमेरिका एग्री करते हैं कि फ़ाइनल एग्रीमेंट होने तक वो स्टेटस को बरकरार रखेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और अमेरिका इस ज़मीन में कोई नई पाबंदियां ईरान के ऊपर नहीं लगाएगा। अमेरिका ये लिख कर देता है कि जैसे ही ये MOU साइन होता है, जब तक सैंक्शंस को, पाबंदियों को बाकायदा लिफ्ट नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल वेवर्स जारी करेगी ईरान का तेल, ईरान की पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और उनसे जो बाद में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस की कोई पाबंदी नहीं होगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी ख़रीदारी, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। अमेरिका अंडरटेक करता है कि जो प्रोग्रेस है नेगोशिएशंस की और फाइनल एग्रीमेंट की तरफ, जो फ्रोज़न और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं वो ईरान को फुली अवेलेबल कर दिए जाएंगे। आप देखें ईरान की क्या कमिटमेंट आई है, वही कमिटमेंट जो पहले भी थी। जवाब में उनके लिए क्या क्या आ रहा है, ये जो फंड्स हैं वो चाहे मास्टर अकाउंट में पड़े हुए हैं या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, फाइनल बेनिफिशियरी पेमेंट डिटरमिन करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, और उनके लिए वो रकम काबिले इस्तेमाल होगी। ईरान और अमेरिका तय करते हैं कि एक मैकेनिज़्म जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जो फाइनल एग्रीमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। MOU के इन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया और ये बाइंडिंग होगा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के करारदादों के तहत। तमाम पार्टीज़ पे इंटरनेशनली इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होगा। अमेरिका भी करेगा, अमेरिका के इत्तेहादी भी करेंगे, ईरान भी करेगा, ईरान के इत्तेहादी भी करेंगे। ये है वो वजह जिससे 14 तबक रोशन है। इसराइल और उनके खलीजी ममालिक जिनकी मखासमत है ईरान के साथ, उनके लिए ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी टेंशन की बात है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।